हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सिविक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे। सिविक्स का है ना, चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2। पहला चैप्टर हमने सिविक्स का आपका डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया था इक्विलिटी, राइट ऑफ इक्विलिटी। उसमें हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब चीज़ें सीखी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर हो गया, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट, और एक आपका थर्ड लेयर। थर्ड गवर्नमेंट सब चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में सीखी भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेयर में हमने पिछले क्लास में सीखा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट का जो रोल है वो डेमोक्रेसी में कैसा रोल होना चाहिए। तो एक टर्म आ गई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको पता होगा, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ये फेमस इसकी डेफिनेशन है। या आप ये बोले कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इज एंश्योर्ड एक्टिवली। मीन्स कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिसमें जनता एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन करती है। कैसे? हमारा कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं, हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं। तो देखो, आपने एमएलए सुना होगा, एमपी सुना होगा। एमपी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ये भी इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट बाय पीपल या सिटीजन्स। सिटीजन्स कौन होते हैं? इंडिया में रहने वाले, इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले लोग। लेकिन इसमें हमने एक चीज सीखनी है, एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज एडल्ट फ्रेंचाइज? आपने सुना भी होगा। एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन, कंट्री या देश, स्टेट, कुछ भी मानो, उसमें जो इलेक्शन होंगे तो वहाँ एक मिनिमम एज क्राइटेरिया रख दिया जाएगा कि इस कम से एज का व्यक्ति वोटिंग प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ 18 साल फिक्स है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, कोई भी उसका जेंडर हो, मीन्स ऐसा कोई भी आधार नहीं होगा जिसके आधार पर उसको वोटिंग राइट से वंचित किया जाए। यही होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज में जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है उससे ऊपर यदि किसी ने एज प्राप्त कर ली है तो वो एक्टिवली वोटिंग पार्टिसिपेट करेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसको हमने डिस्कस क्यों किया? क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज कंसेप्ट है, इसके द्वारा इलेक्शन होंगे। ये लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमएलए और एमए। एमएलए कंसर्न्ड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, मतलब विधानसभा में बैठेगा। एमपी जो है वो पार्लियामेंट में बैठेगा।
इन लोगों का काम होता है लॉ मेकिंग का। ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग। अब डेमोक्रेसी कैसे सुनिश्चित हो रही है ये देखो। कानून कौन बना रहा है? एमएलए और एमपी। लेकिन आप यहां देखो कि एमएलए और एमपी को बना कौन रहा है? सिटीजन्स। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें अल्टीमेट पावर किसके पास होगी? सिटीजन के पास, क्योंकि इनको पावर देने वाले ही लोग हैं। तो इसीलिए तो हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। इतनी चीजें हमने डिस्कस की, डेमोक्रेसी आया तब। अब डेमोक्रेसी होगा या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो उसका मोटो क्या रहेगा? टू वर्क फॉर द पीपल्स वेलफेयर। मीन्स इनका मोटो यदि कोई पूछे, डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट का जो मोटो होगा वो होगा टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये इसका की पॉइंट है, याद रखिएगा। वेलफेयर आ गया। अब वेलफेयर में हम पकड़ेंगे, वेलफेयर क्या है? वेलफेयर किस किस प्रकार से किया जा सकता है? जनता का वेलफेयर कब होगा? जब जनता को पर्याप्त एजुकेशन मिले। एजुकेशन के लिए भी तो काम होगा, तभी तो वेलफेयर हो पाएगा। हेल्थ अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, खाने की फैसिलिटी हो। ये सारी फैसिलिटी कौन इंश्योर करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंटर, स्टेट और थर्ड गवर्नमेंट। अब यहां मैंने आपको लिखा है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ। तो आज हम इन सब टॉपिकों को इश्यू नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हेल्थ को। जिस तरह हेल्थ एक टॉपिक है उस तरह एजुकेशन भी एक टॉपिक हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी हो सकता है, सैनिटाइजेशन भी हो सकता है। तो अलग अलग हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे हेल्थ। हेल्थ को मेंटेन करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तथा कौन से ऐसे और अच्छे प्रोविजंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का या सोसाइटी का वेलफेयर इंश्योर हो सके। तो आज के इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सीधा डिस्कस करते हैं हेल्थ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। तो आप, मैं बताऊं उससे पहले आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि हेल्थ क्या होगा। हेल्थ की हम डेफिनेशन लिखें तो एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस और इंजरी। ये डेफिनेशन होगी टेक्निकल डेफिनेशन। यदि कोई पूछे ना आपसे या लिखना पड़े तो आप ये टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे। हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस और इंजरीज। ये सभी आदमियों के लिए लागू होगी। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए अलग हेल्थ होगी, किसी विशेष आदमी के लिए हेल्थ का क्राइटेरिया अलग होगा। हेल्थ तो हेल्थ है और सबकी बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही कंसेप्ट लागू होता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है हेल्थ की, इस एस्पेक्ट को हम देखें तो ये बहुत ही नैरो है। कैसा है ये? नैरो। मीन्स हेल्थ में सिर्फ ये चीजें नहीं आती कि हम बीमार ना हो और हमें किसी प्रकार की चोट ना लगे, इसके अलावा भी तो हेल्थ आएगी। क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप।
सोचा होगा, मैं बताता हूँ। यदि हम ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचें, ये नैरो एस्पेक्ट हो गया, ब्रॉड में सोचें तो हेल्थ में हम जोड़ सकते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। और भी कई चीजें हो सकती हैं। एडिक्वेट फूड, फूड भी अच्छा मिले। और जो कंडीशंस हैं रहने की, जो कंडीशन मतलब सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस, ये सब चीज भी हेल्थ में आएंगी। कैसे आएंगी, एक्सप्लेन करता हूं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यदि किसी को साफ सुथरा पानी नहीं मिलेगा तो वो कितने दिन तक हेल्दी होगा, नहीं हो सकता। मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी। सेम पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन यदि ज़्यादा होगा एयर में तो आपको लंग्स से रिलेटेड बीमारी होगी, सांस से रिलेटेड तकलीफ होगी। सेम चीज़ एनवायरनमेंट हो गया, फूड खाना ही नहीं मिलेगा, आदमी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो बीमार होगा। सुटेबल कंडीशन मतलब जैसे कहाँ गंदगी हो, कूड़ा करकट ये सब कहीं पड़ा हो, ऐसी कंडीशन में यदि लोग रहेंगे तो बीमार होंगे। तो ये जो है ये नैरो एस्पेक्ट है, हम इसको ब्रॉड में लिखें तो ये सब चीजें भी इसमें जुड़ेंगी। इसमें एक चीज और जोड़िए आप, मेंटल स्टेटस, मेंटल कंडीशन। भाई आदमी बीमार मेंटली भी तो हो सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना है, बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है तो ये भी तो बीमारी का रूप है। तो मेंटली डिस्टर्ब जो आदमी हो सकता है वो हो सकता है डल हो, बिल्कुल ढीला ढाला हो, काम ना कर पाता हो, इनएक्टिव हो। इनएक्टिव और डल एक ही बात हो गई। अनक्सियस हो, एनेक्सियस मतलब हमेशा चिंता में, अवसाद में रहता हो, चिंता में डूबा रहता हो, किसी प्रकार की कोई काम नहीं हो, या उसको स्ट्रेन हो, मेंटल स्ट्रेन यानी मानसिक तनाव हो, तो ये भी तो बीमारी का एक रूप है। यदि हम इस डेफिनेशन में देखें तो इन सब चीज़ों को छोड़ दिया गया था। तो हम यदि ब्रॉड तरीके से सोचें तो हेल्थ में ये सब चीज़ें हैं। हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम में से हर आदमी इनमें से किसी न किसी प्रकार की कोई कंडीशन से पीड़ित होता है, ये सब चीज़ें फेस करता है। हो सकता है कोई डायरेक्ट बीमार हो जाए, बीमारी हो जाए किसी को चोट लग जाए, कुछ काम ना कर पाए, क्या हो गया, हेल्थ खराब हो गई, वो हेल्दी नहीं है। तो एबिलिटी टू रिमेन फ्री, इन सब से फ्री रहना है। फ्री कब रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलना चाहिए, तब वो हेल्दी हम मान सकते हैं। पोल्यूशन फ्री अच्छा हो, ये सारे एस्पेक्ट इसमें काउंट होते हैं। इसको डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल में हेल्थ पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को ये सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी। मीन्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हैव टू बी अवेल्ड ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। पोल्यूशन फ्री के लिए भी आप करेंगे, आप ऐसे रूल रेगुलेशन बनाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। फूड इंपॉर्टेंट है, पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो खाद्य वितरण जो संस्थाएं हैं कि ताकि सभी को खाना मिले, न्यूट्रिशन बराबर मिले, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सुटेबल कंडीशन, साफ सफाई के लिए आप देखते हैं कचरा वचरा उठाने के लिए दुनिया भर की व्यवस्था कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। मेंटल कंडीशंस यदि कोई है उसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह की व्यवस्था कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो ये सारे रोल्स हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट इनमें कैसे इंप्रूव कर सकती है, हमने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा इसमें सीखने की कोशिश की। अब हमने जनरली हेल्थ को देखा, अब हमारा इसमें एक टॉपिक होगा हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर इन इंडिया, क्योंकि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसके बारे में तो हमें सीखना ही होगा। इसको समझने के लिए हम कुछ एक चार्ट जैसा बनाएंगे
जिसमें एक तरफ आपके लिए मैं पॉजिटिव चीज रखूंगा और एक तरफ लिखूंगा नेगेटिव। बाद में हम इसका कंक्लूजन करेंगे कि देखो हमारा जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, हेल्थ स्ट्रक्चर, वो कैसा है और क्या उसके रिपरकशन है, नेगेटिव। देखो अच्छी अच्छी चीजें हम यहाँ लिखते हैं। पहली अच्छी चीज ये है कि इंडिया जो है, इंडिया के बारे में लिखना ना, क्योंकि हेल्थ केयर ऑफ द इंडिया हम पढ़ रहे हैं। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। क्या है? मेडिकल कॉलेजेस। नंबर की हम बात करें तो मोर देन 500 है, मोर देन 500 इतने मेडिकल कॉलेज हैं। वहीं हम नेगेटिव बात नहीं करें, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं। दूसरी पॉजिटिव अच्छी चीज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, मेडिकल कॉलेज जब होंगे तो मेडिकल कॉलेज में होगा क्या? मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई होगी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा कौन? जो डॉक्टरी करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे यहाँ से डॉक्टर भी बहुत निकलते हैं। एवरी ईयर जो डॉक्टर निकलते हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ निकलते हैं। लगभग कितने डॉक्टर निकल जाते हैं हमारे यहाँ से? लगभग 30,000 डॉक्टर ईयरली निकल जाते हैं। अच्छी चीज है, तो अच्छी बात है। अच्छी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि इतने बड़े कॉलेज हैं, बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर भी खूब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए हमारी। आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी। अगला फैक्टर हम इसमें देखें तो हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या आएंगी? जैसे आपके यहाँ लेबोरेटरी कितनी है जिससे कि जांच वाँच का पता लगे। और हेल्थ फैसिलिटी में डॉक्टर खुद भी आते हैं। हेल्थ फैसिलिटी में हेल्थ वर्कर भी आते हैं। हेल्थ फैसिलिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन भी आती है। तो हेल्थ फैसिलिटी हमारे यहाँ ग्रो कर रही हैं। कब से? जब से हम आज़ाद हुए। हम तभी से बात करेंगे। तो आज़ाद हम हुए 1947 में। तो हम बात करें मोटा मोटी तो 1950 से हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई है। इंप्रूव होने का ये है कि 1950 में हमारे यहाँ यदि हॉस्पिटल की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी में हॉस्पिटल आएंगे ना, और हॉस्पिटल के उपकरण, अलग अलग मशीन्स, लेबोरेटरी, ये सब चीज़ें हेल्थ फैसिलिटी में आएंगी। तो 1950 में हम बात करें तो हमारे यहाँ महज हॉस्पिटल्स की संख्या कितनी थी? 2500 के लगभग थी, 2500-2700। अब ये धीरे धीरे बढ़कर ज़्यादा हुई। 1991 में जब आए तो लगभग 11,000 हो गए। 2000 में जब आए तो ये 18,000 हो गए। एट प्रेजेंट हम बात करें तो हमारे यहाँ 2016 के लगभग यहाँ 25,000 के लगभग हॉस्पिटल थे। तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है, अच्छी बात हो रही है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इंडिया में एक कंसेप्ट है मेडिकल टूरिस्ट का। मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्या होता है मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म, टूरिस्ट और टूरिज्म दोनों की बात होगी ना। इंडिया में विदेशों से, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, अफ्रीका की कंट्री हो, वहां से लोग यहाँ इलाज करवाने बहुत ज्यादा आते हैं। वो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं, वहां इलाज करवाते हैं अपना, विदेशों से यहाँ आते हैं। तो इससे आप क्या समझे कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसीलिए तो कोई आएगा। भाई जैसे हमें हमारे गांव से छोड़कर दूसरे गांव में इलाज करवाने जाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां अच्छी फैसिलिटी है, तभी तो जाएंगे। तो सेम चीज ये हो रही है कि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इससे हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है कि बाहर के लोग यहाँ आकर हमारे इलाज करवा रहे हैं। इसका मतलब हमारा मेडिकल टीम, हमारे डॉक्टर, हमारी फैसिलिटीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है ये कैपेबल है और इनको एक्सपर्टीज है।
इस हेल्थ टूरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आते हैं आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आते हैं। जैसे किसी के हार्ट से रिलेटेड स्टंट वगैरह की कोई दिक्कत है, जैसे हार्ट अटैक का बार बार दिक्कत आ रहा है, तो वो यहाँ हार्ट प्लांट के लिए आते हैं, यानी एक दूसरा हार्ट जो है या इधर प्लांट करते हैं। लीवर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन, उनका ट्रांसप्लांटेशन यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े मायने पर होता है। तो मेडिकल टूरिस्ट या मेडिकल टूरिज्म का एक कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें भी अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा लास्ट और पॉजिटिव चीज़ डिस्कस करें तो इंडिया में जो मेडिसिन्स हैं वो अच्छी खासी मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं। प्रोडक्शन जो है मेडिसिन प्रोडक्शन वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। हम इसमें बात करें तो एक मेडिसिन होती है जेनेरिक। अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है मैं थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा, आपके कंसेप्ट में नहीं है लेकिन थोड़ा सा कोई बच्चा सीखना चाहे। जेनेरिक कंडीशन ये होती है कि जैसे मानो किसी कंपनी ने कोई फॉर्मूला तैयार किया, कोई मेडिसिन तैयार की, तो मेडिसिन ऐसे तैयार नहीं होती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना का। कोरोना वायरस की दवा नहीं मिल पा रही, बहुत दिन हो गए, रिसर्च चल रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है, कंपनियां जुटी पड़ी हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, पैसा खर्च करती हैं इसमें, तब जाकर किसी छोटा सा कोई ड्रग्स वो तैयार कर पाएंगे। तो वो जो ड्रग्स तैयार करेंगे उनको उस पर एक राइट दे दिया जाता है, पेटेंट राइट। पेटेंट क्या होता है कि भाई आपने इतना पैसा खर्च किया, इतनी टीम लगाई, तो आपकी कंपनी को जो गवर्नमेंट है अलग अलग देशों की, वो उनको विशेष अधिकार दे देती है कि आप इस कंपनी की ये दवा जो है ये आप ही बनाएंगे और आपके अलावा कोई दूसरा इसको नहीं बनाएगा हमारे रीजन में, आप इसको हमारी कंट्री में भेज दो। तो ये दवा अपने हिसाब से ये इसकी कीमत तैयार करेंगे, तय करेंगे, उस हिसाब से ये इसको बेचेंगे। तो ये होता है पेटेंट राइट। पेटेंट दिया जाता है 10 साल, 20 साल या 30 साल। जब इनमें से दिया गया समय पूरा हो जाएगा तो जो दूसरी कंपनियां होती हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये फॉर्मूले इसमें तैयार हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, 10 साल बाद में इसका पेटेंट खत्म हो गया तो छोटी कंपनियां जो हैं, अदर जो कंपनी है जिन्होंने किसी प्रकार का रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं किया, उनको सीधा मिल गया फॉर्मूला तैयार, वो तैयार शुरू कर देंगे क्या, दवा बनाना। ये होती है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का जो बिजनेस है वो हमारे इंडिया में वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। तो आप अनुमान लगाइए कि हमारे यहाँ मेडिसिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। ये सब चीज़ें की हमने बहुत ही पॉजिटिव, प्लस ही प्लस पॉजिटिव चीज़ें। अब जरा नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टर खूब निकल रहे हैं, लेकिन भैया आप मेडिकल कॉलेज भी खूब खोल रहे हो, डॉक्टर भी खूब आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, डॉक्टर जो हैं वो अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करेंगे और उसके बाद में अर्बन जो एरिया है वहां जाकर सेटल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सेटल्ड इन अर्बन एरिया। तो भैया रूरल एरिया में क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन तो यही है, तो यहाँ के लोग तो हो गए ना हेल्थ फैसिलिटी से वंचित। ये ड्रॉबैक माइनस चीज। इससे होगा क्या कि गांव के लोग जाएंगे अर्बन एरिया में इलाज करवाने, तो उनको कई 100 किलोमीटर, कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ेगा। अब किसी को इमरजेंसी सर्विस लेनी है तो गांव में तो इस हिसाब से हालत खराब हो गई। ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हम रेशियो की बात करें, पॉपुलेशन रेशियो की, मतलब जैसे मानो शहर में 1000 लोग हैं तो वहाँ 1000 लोगों पे आपको 10 डॉक्टर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। वहीं आप यदि गांवों की बात करें तो 1 लाख आदमी होंगे, उस पर 1 डॉक्टर मिलेगा। तो भैया जब रेशियो कम है तो हेल्थ फैसिलिटी कैसे होगी, हेल्थ केयर कैसे होगा, ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक हुआ क्यों, काम अच्छा है, पॉलिसी अच्छी है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करें, हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी की जो लोग हैं वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ताजा आंकड़ों की हम बात करें तो टोटल वर्ल्ड में 9.6 मिलियन
लोग जो है वो टीबी से इन्फेक्टेड हैं, उनमें से अकेले इंडिया में 2.2 मिलियन लोग टीबी से इन्फेक्टेड हैं। भैया अब जब एक चीज़ बताओ, आप इतने सब अच्छे अच्छे दावे कर रहे हैं कि इतनी फैसिलिटी है, इतने डॉक्टर हैं, इतने हॉस्पिटल हैं, हम विदेशों में भी सेवाएं, विदेशी लोगों के लिए भी सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेडिसिन भी हमारे यहाँ खूब है, तो क्यों ये स्थिति है, क्यों इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही है? तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये जो आंकड़ा मैंने बताया ये एवरी ईयर है, हर साल इतने लोग आ जाते हैं, तो इनमें से बहुत से लोग मर जाते हैं टीबी से। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी जो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, वहाँ हम क्लीन वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाने में बिल्कुल ही फेल है। क्लीन वाटर जो है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, वाटर बोर्न जो डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज मीन्स पानी के द्वारा होने वाली डिजीज, जैसे मलेरिया, हेपेटाइटिस, हैजा, ये सब चीज़ें हो जा रही हैं। जब आप सही से क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज आपने साइंस में पढ़ा होगा, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक दूसरे में आपस में फैले, जैसे ए आदमी को कोई डिजीज है वो बी को भी हो जाए, जैसे कोरोना का एग्जांपल बहुत अच्छा है, ए से बी में हो जाएगी, बी से ए में भी हो जाएगी, बी से सी में हो जाएगी। कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है ना, टीबी भी सेम वैसा ही है। तो ये जो रोग है ना, ये एक दूसरे से बढ़ते चले जाते हैं। हम हेल्थ फैसिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आएंगी उसमें, तो गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। एक लास्ट वाला फूड का एक्सपेक्ट है वो भी यूज कर लेते हैं। इंडिया के बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे स्टेट्स में फूड फैसिलिटी का अभाव है, एडिक्वेट फूड नहीं है, एडिक्वेट फूड जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इससे होगा क्या, भूखमरी होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, मेल न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जैसे आपको खाना नहीं मिल पा रहा तो उसको न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे, तो वो तो बीमारी होगा, तो हेल्थ फैसिलिटी तो चरमरा जाएगी। तो यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें ये बताया गया कि हमने 117 कंट्री का सर्वे किया, उसमें ये पाया गया कि इंडिया का स्थान 102 है, मतलब 117 में 102 पे हम हैं। तो कितनी बुरी हालत है फूड से हमारी, इससे आप आकलन कर सकते हैं। अब इन दोनों का कंक्लूजन हम डिस्कस करें, दोनों बता दी प्लस और माइनस। कंक्लूजन में यदि हम देखें, कंक्लूजन फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इसमें, वीडियो मेरे को पॉज करना पड़ा। तो कंक्लूजन की बात हम कर रहे थे। कंक्लूजन में बात ये है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं सारे, ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट बोलो, पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलो, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम अनेबल हैं टू मेंटेन और टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स। मीन पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम वी आर अनेबल टू मेंटेन और प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स। तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो ये बहुत ही एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास की स्थिति है कि इतने अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बाद भी हम कुछ चीजों में पिछड़ रहे हैं। हमारी कंट्री के पास यदि आप देखें तो मनी है, इकोनॉमिकली हम देखें तो हमारी कंट्री काफी स्ट्रांग है, नॉलेज है। नॉलेज से क्या अर्थ लगाते हैं आप, नॉलेज है तभी तो डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, तो नॉलेज है।
पीपल के पास एक्सपीरियंस है, पीपल विद एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी हम हेल्थ केयर जो है उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। तो ये कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन में बैलेंस लिखेंगे इसमें। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के डिस्कशन को। इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर और कुछ इसमें से पॉइंट हम फिर से उठाएंगे ताकि आप उसको कोरिलेट करें। मैं इनमें से कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो आप इसमें से अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे इनको अपने नॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच।